मंथन 2024 और तमाम राजनीतिक हस्तियां न्यूज 24 के स्टूडियो में लगातार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं क्योंकि लड़ाई बड़ी भीषण है। और अब आज जब हम 17 अप्रैल में मुखातिब हैं आपसे, तब पहले चरण का प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की पहली दफा और एक बड़ी ताल ठोक दी है कि 180 हम सोचकर चल रहे थे एनडीए की, बीजेपी की, लेकिन 180 भी नहीं 150 पर सिमटने वाली है, बड़ा दावा। और ऐसे में मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है सुप्रिया श्रीनेत, और पीछे जो बैनर देखेंगे फायर ब्रांड सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया सेल की भी हेड है, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, और अक्सर आपने उन्हें टीवी डिबेट्स में दहाड़ते हुए सुना होगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। तो सुप्रिया जी, लड़ाई कैसी है 2024 की? कितनी मुश्किल? मुश्किल से ज्यादा मुझे लगता है निर्णायक है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक आम चुनाव नहीं है कि एक पार्टी दूसरी से लड़ रही है। मुझे लगता है कि सिर्फ ये सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है। मुझे लगता है कि आज हमारा देश और आपके एम्फी थिएटर में ज़्यादातर युवा हैं। आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं वहाँ पर निर्णय ये होगा इस चुनाव से कि ये देश किस ओर जाएगा। ये देश संविधान से चलेगा, इस देश में युवाओं की बात मानी जाएगी, युवाओं की बात का सम्मान होगा। इस देश में अगर युवा हक मांगेगा तो उसको प्रोत्साहित किया जाएगा या उस पर लाठी पड़ेगी। इस देश में किसान की बात सुनी जाएगी या उसके रास्ते में कीलें गाड़ दी जाएंगी। इस देश में अगर लड़कियों को कोई शोषित करता है तो उनको सड़कों पे घसीटा जाएगा या जो शोषण कर रहा है उसको संरक्षण दिया जाएगा। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं मूलभूत जिसके बेसिस पर ये चुनाव होने जा रहा है। मुझे लगता है ये चुनाव बहुत हद तक तय करेगा कि हमारा लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र रहेगा, हमारा संविधान कितना ज्यादा जीवित रहेगा। लेकिन सुप्रिया जी, आप कह रही हैं कि निर्णायक लड़ाई है, और है भी निर्णायक लड़ाई, निश्चित तौर पर है। 10 साल बनाम 10 साल भी हैं, लेकिन निर्णय की स्थिति कांग्रेस में ही कहीं कम नजर आती है क्या? अमेठी आपकी परंपरागत सीट, जिससे जाहिर सी बात है कि एक एज मिलना था, एक निर्णायक स्थिति में कांग्रेस को रहना था। अमेठी लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब बिल्कुल अंतिम दौर में चुनाव प्रचार जाने के बावजूद अमेठी ही असमंजस में है। क्यों ऐसा? रायबरेली भी असमंजस में है। अमेठी और रायबरेली 5th फेज में है। क्या उनका नोटिफिकेशन आ गया है? क्या नॉमिनेशन शुरू हो गया है? क्या वहां पर कोई और प्रत्याशी घोषित हो गया है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ना टीवी डिबेट में तय होती हैं, ना प्रवक्ता मेरे जैसे आकर बोलते। कुछ डिसीजंस पॉलिटिकल पार्टीज समय रहते लेती हैं, और बहुत समय है अभी अमेठी और रायबरेली में। देखिए क्या होता है। तो क्या मैं ये मान के चलूं सुप्रिया, आप जो कह रही हैं कि अभी क्योंकि 5th फेज में इलेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद जब मंथन हो रहा है, सीसी की लगातार बैठकें हो रही हैं, क्या इस पर मुहर लग चुकी है कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? कांग्रेस और बीजेपी में एक मूल अंतर है, और एक मूल अंतर वो है कि हमारे यहाँ डिसीजन जो है वो 2 लोग बैठकर आपस में डिस्कशन करके एक कप चाय कॉफी पीकर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा इसका भी एक प्रक्रिया है। उसमें पीसीसी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी होती है वो नाम भेजती है, स्क्रीनिंग होती है, और फिर सीईसी उस पर चर्चा करता है। सीईसी के अध्यक्ष खरगे जी हमारे जो अध्यक्ष हैं वो हैं। आज राहुल जी से सवाल पूछा गया, और मुझे लगता है मुझे इस बात का जवाब ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत खुले तौर पर पहला सवाल पूछा और उन्होंने कहा मैं जानता था पहला सवाल होगा, मैं कांग्रेस का एक कर्मठ सिपाही हूं, मुझे पार्टी जो आदेश देगी वो मैं करूंगा। नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा विश्वास करने लायक सवाल नहीं है, विश्वास करने जैसी स्थिति नहीं है कि जिस घोषणा पत्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी की तस्वीर है। राहुल गांधी इस समय सिर्फ वायनाड से सांसद हैं, और ऐसे ही 52 सांसद और हैं कांग्रेस पार्टी में। तो अगर घोषणा पत्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी की तस्वीर है तो पार्टी में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसे समझना बहुत मुश्किल नहीं है। पर गरिमा जी, ये तो मैं डिनाई नहीं कर रही हूं ना। मतलब राहुल गांधी से बड़ा चेहरा हमारा कौन सा है? राहुल गांधी से ज्यादा शिद्दत से, राहुल गांधी से ज्यादा ईमानदारी से, राहुल गांधी से ज्यादा बेखौफी से, राहुल गांधी से ज्यादा निर्भीकता से कौन लड़ता है मोदी सरकार से? राहुल गांधी तो उस हद तक सरकार से लड़ते हैं कि उनकी सदस्यता चली जाती है, वो अपना घर छोड़ देते हैं। राहुल गांधी उस हद तक लड़ते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनको दुनिया क्या बुलाए, वो लड़ने को तैयार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिबेट बेमानी है। तो हो जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर पहले फैसला हो जाता तो जो काडर है
ग्रास रूट काडर, वो ज्यादा मेहनत से, मुझे उत्साह इसीलिए से अपनी काम बात करता खत्म है। करने दीजिए। राहुल गांधी इज आवर आइडियोलॉग, ही इज माय आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड। मैं राजनीति में आज राहुल गांधी की वजह से हूं। मैंने करोड़ों की एक नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे लगता है कि एक ये आदमी है जो लड़ रहा है उस देश के लिए जिस देश में मेरी आस्था है। तो मुझे इसमें कोई किंतु परंतु अपितु बिल्कुल नहीं है। वो हमारे सबसे बड़े नेता है, तो बिल्कुल हमारे अध्यक्ष जी के आप राजनीति में राहुल गांधी की वजह से हैं, तो मैं ये पूछ, एब्सोल्युटली 100%। तो- मैं उनको जब देखती हूं और उनको जब लड़ते हुए देखती हूं तो मुझे लगता है कि मुझे वही लड़ाई लड़नी है। तो महाराजगंज से इस बार सुप्रिया श्रीनेत क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं इस चुनाव में। आप जैसे कुछ चैनल हम लोगों को फिर भी बुलाकर मुझे अकेले बैठने का मौका देते हैं अपनी बात कहने का। अधिकांश मीडिया आज सरकार के चरण वंदन में इतना लिप्त है कि ना बेरोजगारी की, ना महंगाई की, ना आर्थिक असमानता की बात करता है। अधिकांश चैनल पर आपको सुबह से शाम तक मोदी 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 नजर आता है। अच्छा, यहाँ पर ये जरूरी है कि सोशल मीडिया को मजबूत बनाया जाए। मेरे नेतृत्व ने मेरे सामने ये प्रश्न रखा कि क्या आप इसमें सहमत हैं, और मुझे ऐसा लगा कि बड़ी लड़ाई में अगर छोटी सी कुर्बानी देनी पड़े तो इसमें कोई बड़ी बात कुर्बानी मानती हैं आप? मतलब मुझे तो बिल्कुल, मैं महाराजगंज से मुझे लड़ना मोहब्बत चाहती है, थी मेरा आप। घर है हाँ, बिल्कुल, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है और इस समय इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अच्छा, यहाँ पर सारा ये जो युवा क्लाउड है, ये मुझे बताए जरा कि जो सुप्रिया कह रही है, सहमत हैं आप उस बात से कि चैनल्स पर मोदी 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 चलता है? सहमत हैं आप लोग इस बात से? तो ओके, तो सुप्रिया ये बताएं आप। युवा हवा ज्यादा जानता है, लोग कम जानते हैं। तो सुप्रिया ये बताएं कि आपके कंधों पर अब और बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी क्या? जितने आपके फायर ब्रांड प्रवक्ता थे, गौरव वल्लभ छोड़ गए, रोहन गुप्ता छोड़ गए, और नरोत्तम मिश्रा तो ये कह रहे हैं कि इस बीच में 1 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। ये भगदड़ क्यों है? नहीं, मैंने तो सुना है नरोत्तम मिश्रा की खुद की इतनी समस्या है कि वो कहीं कांग्रेस ना ज्वाइन कर लें, तो उनकी बातों पर इतना ध्यान मत दिया करिए। यही सब बातें कर रहे थे, हीरोइनों को जूम कर करके देखते थे, थोड़ा काम किया होता तो अपना चुनाव जीत जाते। मध्य प्रदेश में सरकार बन गई भाजपा के, नरोत्तम मिश्रा खुद ही हार गए। दीपिका पादुकोण को अगर कम जूम करके देखते, अपना काम करते। खैर चलिए, वो सारी बातें ये तो सच है ना कि आपके नेताओं में एक भगदड़ की स्थिति क्यों है? आपने एक बात बोली, फायर ब्रांड लोग छोड़कर चले गए। मैंने यहां पर कुछ देर पहले कहा था कि मैं राहुल गांधी को देखकर वैसी लड़ाई लड़ने में यकीन रखती हूं। अगर लड़ाई लड़नी है ना, तो ऐसी लड़ो कि सामने वालों को निस्तो नाबूद कर दो। लड़ाई संशय में नहीं लड़ी जा सकती। मैं ये कहूं कि ये मैं ना कहूं, अगर मैं कहूं तो क्या मेरे इनकम टैक्स के पेपर खुल जाएंगे? तो चलो मैं ये नहीं कहता हूं, मैं ये कह देता हूं। ये लड़ाई वो वाली नहीं है, ये आर पार की लड़ाई है, ये सर कलम कराने की लड़ाई है। ये लड़ाई वो है। सुप्रिया जी, वो तो 10 साल से बोल ही रहे थे, गौरव वल्लभ हर बजट सेशन के बाद आ जाते थे, तो 10 साल में भी आईटी, मैंने अभी इनकम थोड़ा टैक्स। सा आईना मीडिया के बाकी साथियों को दिखाया था, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप बिल्कुल मुझे टोकिए मेरी सेंटेंस खत्म होने के बाद। मुझे ऐसा लगता है आखिरी बार जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, उनको आपने टीवी डिबेट में कब देखा था? जब एक व्यक्ति को वो लगने लगे कि वो पार्टी की विचारधारा से बढ़कर है, तो उसका श्रेयस्कर है चले जाना। मेरा अपना मानना है, अगर आप कांग्रेस में हैं, आपको लगता है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपकी आकांक्षाएं, आपकी अपेक्षाएं नहीं पूरी हो रही, आप लाइक माइंडेड पार्टी में जाइए, मैं समझ सकती हूं। आप जिस बीजेपी को कल तक भुखमरी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, महिला सुरक्षा का, बहते हुए शवों का जिम्मेदार ठहराते हैं, आज उसी बीजेपी का दामन थाम के आप खड़े हैं। तो आपका ये जो आइडियोलॉजिकल समर सॉल्ट है ना, ये फायर ब्रांड लोग नहीं कर सकते, ये कायर लोग कर सकते हैं। सत्ता की लोलुपता जिसमें होती है कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो मुझे कुछ ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक विचारधारा की लड़ाई में लड़ रही हूं और मैं बहुत प्रतिबद्ध हूं। और मैं आपको एक भी बात बता दूं, अगर कभी जीवन में मेरे सामने ये समस्या आए तो मैं राजनीति छोड़ देना पसंद करूंगी, लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं। ये तो बहुत लोग कहते थे सुप्रिया जी कि हम राजनीति छोड़ देंगे लेकिन विचारधारा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। अशोक चव्हाण सोचिए, बहुत लोग करोड़ों की नौकरी, मैं इतने सारे लोगों का नाम गिना सकती हूँ। गुलाम नबी आजाद 50 साल, तकरीबन मेरे पास जवाब है। और अमरिंदर सिंह हो गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अशोक चव्हाण जो हार्डकोर कांग्रेसी, और 14 के चुनाव से पहले मैं कुछ और नाम ले देती हूँ। 14 से पहले तो रीता बहुगुणा जोशी, जगदम्बिका पाल, कितने बड़े बड़े नेता कांग्रेस। मैं आपको इन सबका जवाब दे देती हूँ। आपने गुलाम नबी आजाद से शुरुआत करी।
गुलाम नबी आजाद 4 दशक तक राज्यसभा के सांसद रहे। 4 दशक तक, 40 साल के ऊपर राज्यसभा के सांसद रहे। कौन सी और पार्टी उनको राज्यसभा में रखती? पहली बात। गुलाम नबी आजाद को पद छोड़े हुए, उनकी सदस्यता खत्म हुए 4 साल हो गए। आज भी सरकारी घर उनके पास क्यों है? आज भी एनएसजी का प्रोटेक्शन क्यों है? आपको लगता है उन्होंने विचारधारा के लिए कांग्रेस छोड़ी या उस सरकारी बंगले के लिए छोड़ी? दूसरा नाम अशोक चव्हाण, उनकी लड़की पर ईडी का केस था, उन्होंने ज्वाइन किया, उनको राज्यसभा मिली, लड़की को बीजेपी का टिकट मिला, कार्रवाई स्थगित हो गई। आपने अमरिंदर सिंह की बात करी, पंजाब का चुनाव चल रहा था, बीच चुनाव में अमरिंदर सिंह आके अमित शाह से क्यों मिल रहे थे? क्योंकि उनके लड़के के खिलाफ ईडी की रेड्स हो रही थी। अब ईडी की कोई रेड नहीं हो रही। आप बीजेपी का अगर दामन थाम लीजिएगा तो वो जो वॉशिंग मशीन मोदी जी दिन भर घर 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 चलाते हैं, उसमें नहा धोकर साफ होकर निकल जाइएगा। और अगर आप हिम्मत दिखाइएगा लड़ने की तो आपके ऊपर लांछन भी लगाए जाएंगे, आपके ऊपर आरोप भी लगाए जाएंगे। और मैं एक बात यहां पे छोटी सी कह देती हूं, आपने रीता बहुगुणा जोशी जी का नाम लिया, कांग्रेस की अध्यक्ष हुआ करती थी, मेरे पिताजी के साथ मैंने उनको देखा है। उनका टिकट क्या हुआ इस बार? कहां है वो इस चुनाव में? बीजेपी का यूज एंड थ्रो मशीन भी एक है। आज रीता बहुगुणा जोशी जी का क्या करियर है? उनके भाई जो उत्तराखंड के सीएम बने कांग्रेस की सरकार में, आज वो पन्ना देके कहते हैं मैं पन्ना प्रमुख हूं। ये हाल किया इन लोगों ने लोगों का, तो और लोग जाएं, क्योंकि ऐसी आवभगत बीजेपी करती रहेगी। लेकिन सुप्रिया जी, लेकिन एक बात ये जरूर कहना चाहती हूँ गरिमा जी, एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, बीजेपी को कांग्रेस युक्त बना लिया, इस बात की मुझे खुशी है। हाँ, लेकिन बहुत सारे आरोप हैं आप पर। आप घोषणा पत्र लेकर आए, बीजेपी कह रही है कि आप मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ले आए, जो 1936 में मुस्लिम लीग घोषणा पत्र लेकर आई थी। आप मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, आपने 370 दशकों तक लटकाया, आपने राम मंदिर के निर्माण में बाधा पहुंचाई, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनाव के बाद इसकी हियरिंग होनी चाहिए। तो राष्ट्रवाद की जो पिच है उस पर कांग्रेस कहीं बहुत दूर दूर तक खड़ी हुई नजर नहीं आती क्या? और क्योंकि राष्ट्रवाद की बयार है इस देश में इस समय पर। बिल्कुल बेबुनियाद और वाहियात बात है ये, और इसलिए बेबुनियाद और वाहियात बात है। और थोड़ा हिस्टोरिकली इसको शुरू करती हूं। आपने मुझसे राष्ट्रवाद की बात करी, मुझे राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है जिस पर बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्योंकि जब इस देश की आजादी की लड़ाई में हमारे लोग शहादत दे रहे थे, हमारे लोग कुर्बानी दे रहे थे, हमारे लोग जेलों में बंद थे, हमारे नेता फांसी के पंदे पर झूल रहे थे, तो इनके लोग माफीनामे और मुखबिरी लिख कर रहे थे। हमारा घोषणा पत्र 46 पन्ने का है। आप पीडीएफ सबको दे दीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें कंट्रोल F करके वर्ड सर्च कर लीजिएगा मुस्लिम। अगर मुस्लिम शब्द उसमें मिल जाए तो मैं राजनीति त्याग दूंगी। ये असलियत है हमारे घोषणा नहीं, लेकिन कमलनाथ कहते हैं ना सुप्रिया जी, एक सेकंड, एक सवाल ले लीजिए। अभी उसके बाद आपने मुझसे सवाल पूछा, पहले मैं जवाब दूंगी। आपने राष्ट्रवाद पर बात करी। 1942 में जब ये देश अंग्रेजों को एक आखिरी धक्का देके खदेड़ रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, डू और डाई, करो या मरो का नारा था महात्मा गांधी का। हमने तो सरकारों से त्यागपत्र दे दिया था, हम तो सड़कों पर थे, हमें तो जेलों में भरा जा रहा था। लेकिन मोदी जी के सबसे आदरणीय पूर्वज, उनके अग्रज, उनके सबसे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ बैठ के सरकार चला रहे थे, और उस मुस्लिम लीग के साथ बैठकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध और बंगाल में चला रहे थे। और उस मुस्लिम लीग में वो उप मुख्यमंत्री थे जिसके मुख्यमंत्री फजलुल हक थे। नहीं, फजलुल हक ने, एक मिनट, फजलुल हक ने, एक सेकंड, आई विल फर्स्ट स्पीक। फजलुल हक ने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान का, देश के बंटवारे का प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद भी ये बने रहे मुख्यमंत्री। क्यों बने रहे? दुर्भिक्ष में 2-3 से 25 लाख लोगों की मौत होती है, क्यों बने रहे मुस्लिम लीग में? तो ज्ञान देना और अपने गिरेबान में झांक कर देखना अच्छा है। हमें बिल्कुल ये लगता है ये देश सेक्युलर है, किसी की भी नस काटोगे तो ये खून लाल ही निकलेगा, और किसी को यहां पर अधिकार नहीं है कि दूसरों को राष्ट्रवाद या सेक्युलरिज्म और लेकिन सुप्रिया जी, आप पर्सनल लॉज की बात कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करता है। हाँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूसीसी की बात करता है। आप मुस्लिम, आपने हमारा मैनिफेस्टो मैंने बिल्कुल आपका मैनिफेस्टो पढ़ा है, मेरे टेबल पर रखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है। मेरे मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है, वी विल एनकरेज इम्प्रूवमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पर्सनल लॉज। लेकिन ये बात वही लोग कह रहे हैं, एकदम आप ठीक कह रहे हैं कि आप रिफॉर्म करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है। नहीं, मैंने 46 पन्ने का आपका मैनिफेस्टो पढ़ा, मेरी टेबल पर
कांग्रेस का मैनिफेस्टो रखा हुआ है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जितने भी पर्सनल लॉ बोर्ड्स हैं उनमें रिफॉर्म का मतलब होता है वो यानी कि इंटैक्ट रहेंगे, रिफॉर्म होगा, और संविधान हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी है? इस पर सुप्रिया क्या कहेंगी? एब्सोल्युटली कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई भी ये नहीं बता सकता कि मैं किस तरह से पूजा पाठ करूं, मैं अपना विवाहित संबंध कैसे निभाऊं, मैं किस तरह से खाना खाऊं, मैं किससे मोहब्बत करूं, ये मुझे कौन बता सकता है? ये आजादी मुझे मेरे संविधान ने दी है, ये आजादी मुझे भारत के एक नागरिक होने पे है। मेरा बच्चा कल को पढ़ लिख के जो भी बनना चाहे वो बने, जिससे शादी करना चाहे, जिससे ब्याह रचाना चाहे, जिस तरह का प्रोफेशन चूज करना चाहे, जिस तरह की पूजा पाठ करना चाहे वो करे। मैं हिंदू धर्म को मानती हूं, मैं रुद्राक्ष पहनती हूं, मैं बिना पूजा पाठ किए खाना नहीं खाती हूं, लेकिन क्या मेरी अपेक्षा सारे बच्चों से ये है? बिल्कुल नहीं। ये उनकी, आपके और आपके आराध्य के बीच में, प्लीज लेट मी फिनिश, ये आपका फ्रीडम है और कोई भी इस पर जबरन आपको आशंकित नहीं कर सकता है, प्रताड़ित नहीं कर सकता। और मैं एक बात और कहूंगी, चाहे यूसीसी हो, चाहे बाकी चीजें हो, ये गुब्बारे क्यों छोड़ती है बीजेपी? आप कंसेंसस करिए ना। इस देश में कंसेंसस होता है। इस देश में जब सती की प्रथा खत्म हुई तो हिंदुओं को लगा कि वो गलत प्रथा थी और हमने रिफॉर्म किया अपने रिलीजन का। लेकिन सुप्रिया, आप कह रही हैं कि सबका है ये देश, बिल्कुल सबका देश है और सब इस देश में, इस मुल्क में बराबर है। बिल्कुल सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं, कांग्रेस को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन वही कांग्रेस कर्नाटका में 4% मुस्लिम आरक्षण क्यों देती है? सिर्फ मुस्लिम आरक्षण क्यों देती है? आपने ये सवाल उस दिन भी मुझसे एक दिन अपने शो पे पूछा था और मुझे बोलने का मौका नहीं दिया था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम आरक्षण नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, जो भाजपा ने उसको खत्म करके लिंगायत्स का और बाकी कम्युनिटीज का बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो प्लीज इसमें कांग्रेस का नाम मत लाइए। आपकी जानकारी इसमें थोड़ी अल्प दिखी मुझे, इसलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको हम स्टे नहीं करेंगे, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे, लेकिन आपने आरक्षण तो दिया ना कर्नाटक में। नहीं, आपको गलत पता है गरिमा जी। हमारे संविधान में आप धर्म के आधार पर आरक्षण दे ही नहीं सकते हैं, जैसे कि आप धर्म के आधार पर पार्टी बना ही नहीं सकते हैं। ये संविधान है। वही मैं कह रही हूं, थोड़ा सा इसमें ज्ञान अर्जन जरूरी है, लोगों को ठीक बात बताना। लेकिन मुस्लिम अपीजमेंट पर जब कमलनाथ ये कहते हैं, आपके बड़े नेता हैं कमलनाथ मध्य प्रदेश के, जब कमलनाथ ये कहते हैं कि 90% मुस्लिमों का वोट अगर हमें नहीं मिला तो हमें लॉस होगा, तो ये मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ बढ़ती है क्या कांग्रेस? नहीं, अगर ये मुस्लिम अपीजमेंट है तो 80-20 शमशान कब्रिस्तान, लोगों के कपड़ों से पता लगा लूंगा कौन है, ये क्या है? ये कौन सा अपीजमेंट है? अगर ये गलत है तो वो भी गलत है, अगर ये गलत नहीं है तो वो कैसे गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना, आज इस देश में डिबेट क्या होना चाहिए। आपने क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो का विषय उठाया, मैं उसको लेकर थोड़ी पैशनेट हूं, क्योंकि उसकी जब बन रहा था तो उसमें थोड़ी बहुत मेरी भी भूमिका थी। और मैं ये चाहती हूं कि मैं अपनी बात इन बच्चों के सामने बोलूं, इन युवाओं के सामने बोलूं। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, उसको भरने की कोई बात नहीं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हमारी सरकार बनेगी, हम उसको भरेंगे। हमारा मैनिफेस्टो कहता है आप लोग पढ़ लिख कर 1 साल की अप्रेंटिसशिप अगर करना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होल्डर, आपको 8500 रुपए महीना, मतलब 1 लाख सालाना पर अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत मिलेगा। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि यहाँ पर इतनी सारी युवा लड़कियां मुझे दिख रही, कल को आप सरकारी नौकरियां करनी चाहिए, 50% आरक्षण लड़कियों का होना चाहिए, गरीब महिला को लाख रुपए मिलने चाहिए। हमारा मैनिफेस्टो किसान को एमएसपी की बात करता है, कर्जा माफी की बात करता है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि जो गिग वर्कर्स हैं, ये जो जोमैटो स्विगी के लोग अपनी जान की बाजी लगाकर 10 मिनट में 20 मिनट में आपके लिए खाना लाते हैं, कभी किसी ने सोचा अगर उसका हाथ पैर कट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसका क्या होगा? मैं इन्हीं बच्चों से पूछती हूँ, कांग्रेस का घोषणा पत्र जो सुप्रिया बता रही है कि 30 लाख नौकरियां भरी जाएंगी, युवाओं को अप्रेंटिसशिप मिलेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, आप इस घोषणा पत्र में जितने वादे हैं उससे मुतमईन नजर आते हैं? क्यों मुतमईन नजर नहीं आते आप? हाँ बताइए, उधर अगर माइक पहुंचा सकें तो। हाँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े वादे कांग्रेस ने किए हैं। गरिमा जी, हमने बड़े वादे नहीं किए, यही अंतर है। मुस्कुराकर मैं ये बात जरूर कहूंगी, हमने 15-15 लाख सबके बैंक अकाउंट में डाल दूंगा का वादा नहीं किया है। हमने 2 करोड़ सालाना रोजगार, मतलब 10-20 करोड़ रोजगार 10 साल में बनाने का वादा नहीं किया है। हमने ये वादा नहीं किया है कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि रुपए और डॉलर को एक दाम पर ले आएंगे। हमने ये भी वादा नहीं किया है कि 35 पर पेट्रोल और डीजल बिकेगा, बिक रहा है 100 के पार। हमने ये भी वादा नहीं किया, 1 मिनट, हमने ये भी वादा नहीं किया कि 2022 में देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और देश की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की 2024 में है। किसके वादों पर भरोसा है भाई? ये युवा जो यहां बैठे हैं, किसके वादों पर भरोसा है आपको? कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर आइए। हाँ,
नहीं बताइए बताइए, आ रही बोलिए है, आ रही बोलिए है, आवाज आ हाँ, रही है। बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। ये आपकी वाहियात बात है और इसको बिल्कुल मत जोड़िए। आपके मुंह पर ये कह रही हूँ, भगवान राम के नाम पर इस तरह की गंदी बात मत करिए। आपकी उम्र को भी शोभा नहीं देता है, मेरे भी जेंडर को शोभा नहीं देता कि मैं इस तरह की बात लेकिन करूं। यहाँ से मैं सुप्रिया जी इस डिबेट को यहाँ पर लेकर आती हूँ। I take offense to the statement being नहीं, आप made। अपनी बात पूरी कीजिए। रामलला और ऐश्वर्या राय की फोटो देख रहे थे, कौन सी फोटो देख रहे थे? इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बयान दिया था कि अमीर अमीर लोगों को बुलाया गया था। हाँ। और उन्होंने ऐश्वर्या राय को उतना भीड़ में कोट कर लिया था। इसका मतलब उन्होंने भी झूम करके देखा था। नहीं, सबको दिखा दिया ना। आपने देखी थी? कार सेवक को बुलाया गया था। क्या सभी कार सेवक अमीर हैं? वो गरीब नहीं थे। अब आप बोल लिए तो मैं बोलूंगी। हाँ, सुप्रिया जी जवाब आप दीजिए। बोल लिए। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। उस पूरी प्राण प्रतिष्ठा में मोदी जी थे, अंबानी जी थे, रणबीर कपूर थे, आलिया भट्ट थी, रणवीर सिंह थे, तमाम फिल्म एक्टर्स थे, बड़े बड़े अमीर थे, सारे देश का, फ्रॉम आनंद महिंद्रा टू सुनील मित्तल थे। उसमें मुझे तो कोई गरीब नहीं दिखा और मुझे गरीब से ज्यादा दूसरी आपत्ति थी। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं और शंकराचार्य मेरे लिए, अगर ईश्वर के बाद हिंदू धर्म की संस्थापना किसी ने करी तो वो शंकराचार्य ने करी। कहां थे शंकराचार्य? क्यों नहीं थे? इस देश की प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं थी वहां पर? क्योंकि वो एक आदिवासी महिला है। ना वो प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगी, ना उनको आप बुलाएंगे संसद के इनॉग्रेशन में। तो क्यों है वो इस देश की राष्ट्रपति? सिर्फ क्योंकि आपको राजनीतिक लाभ उठाना है। अगर हमारे देश की प्रथम नागरिक महिला राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से आती हैं, इस देश का गौरव होता कि वो वहां पर बैठती, वो गौरव होता कि वो वहां पर जाती, गौरव होता हम उनको अपने से ऊंचा स्थान देते। ना वहां पर वो थी, ना वहां पर शंकराचार्य थे। और मेरा अच्छा, हिंदू सुप्रिया धर्म जी, मुझसे कहता है कि अगर शंकराचार्य किसी चीज का बहिष्कार कर रहे हैं तो हम वहां पर सम्मिलित नहीं हो सकते। नहीं, लेकिन ये देश को मैसेज पहुंचा पाए क्या आप? क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आपने विरोध किया, उस प्रोग्राम को आपने पॉलिटिकल कहा। ये मैसेज जो आप यहाँ फॉरवर्ड कर रही हैं, पहुंचा पाए आप? मुझे लगता है बिल्कुल लोग मानते हैं। ऐसा क्यों है कि मोदी जी 10 साल सत्ता चलाने के बाद आज जब चुनाव के मुहाने पर आए, जब इन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, जब इंटरव्यू स्क्रिप्टेड कर रहे हैं, जब रैली में बोल रहे हैं, मोदी जी एक भी अपनी बात नहीं करते। 10 साल बाद अगर मैं कुछ काम करूं तो मैं कहूंगी भाई मैंने 10 सालों में ये काम किया है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, आगे के लिए मुझे ऐसे वोट दीजिएगा। 10 साल बाद एक काम नहीं गिना पा रहे हैं। मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में किया है। हाँ। अन्यथा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। 10 साल बाद प्रधानमंत्री को मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही, कहां नजर आती है आपको? किसान में, आपको महिला में, श्रमिकों में, युवाओं में, किस में नजर आ रही है मुस्लिम लीग की छाप? आप मैनिफेस्टो टू मैनिफेस्टो कंपेयर करिए। 30 जनवरी को मैनिफेस्टो कमेटी अनाउंस होती है बीजेपी की, 13 अप्रैल को 13 दिन के अंदर मैनिफेस्टो बनके तैयार हो जाता है। हमारा मैनिफेस्टो बना भारत जोड़ो यात्रा के जो सुझाव आए उसको लेकर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सुझावों को लेकर। दिसंबर में कमेटी नहीं, लेकिन उनको मौका मिलता है। सुप्रिया जी, मैनिफेस्टो पर मैं आऊंगी, लेकिन उनको मौका मिलता है ना, जब आपके डीएमके जैसे एलाय साउथ सदर्न इंडिया में सनातन को मच्छर कह देंगे, मॉस्किटो कह देंगे, इराडिकेट करना जरूरी है। तो ये देश तो सनातन में विश्वास करने वाला देश है ना। तो मुझे इसमें बिल्कुल आपत्ति है। आप मुझे बताइए कि मुझे डीएमके के इस बयान को आपने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना देखी हो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी जिस दिन डीएमके का ये बनाया ना था। मैंने कहा मुझे घोर आपत्ति है, ये मेरे धर्म की बात है। बट स्टिल दे आर इन योर अलाय। तो शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। Still they are in your alliance. There are many people who are allies of the BJP. Why were they in alliance with PDP? जिस PDP के साथ आपने सरकार बनाई, उस पीडी को आप गैंग कहते हैं। तो बीजेपी की बातें मत करिए। जिस अजीत पवार को और शाम को मोदी जी ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको अपना उप मुख्यमंत्री बनाया। जिस हेमंतो बिस्व शर्मा के खिलाफ शारदा की पूरी स्कैम बुकलेट निकाली, उसको अपना मुख्यमंत्री बनाया। जिस अशोक चव्हाण को जबरदस्ती रिजाइन कराया गया ये कहकर उन्होंने आदर्श का घोटाला किया, उसको अब अपना राज्यसभा सदस्य बना दिया गया। जिस शुवेंदु अधिकारी को कहते थे चिटफंड स्कैम किया, उसको अपना सबसे बड़ा नेता बनाया हुआ है बंगाल में। जिस नारायण राणे को कहते थे लैंड ग्रैब करी, उसको अपना नेता बनाया हुआ है। नॉन सीबीआई के जनार्दन रेड्डी को गले से लगा लेते हैं। तो ये मुझे मत बताइए। बीजेपी कांग्रेस क्या कहती है और दोगलापन सारे देश ने देख लिया। इस पर कांग्रेस क्या कहती है? बीजेपी कहती थी सबको, आपने सारे नाम गिनवा दिए, सब भ्रष्टाचारी थे बीजेपी की नजर में। कांग्रेस की नजर में जब ये लोग आपके साथ थे, अशोक चव्हाण, शुवेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा और भी जितने महाराष्ट्र के भी लोग कुछ आप गिना रही हैं, नाम गिना रही हैं,
उन पर कांग्रेस का स्टैंड बहुत सिंपल आर दे स्टैंड है। करप्ट? अगर उन्होंने कुछ गलत किया आर है, दे करप्ट? आप No, क्या मानते हैं? नहीं, ये कोई क्विज नहीं है जहां पे मैं हाँ या ना का जवाब दूंगी। हाँ। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई करिए। आपके सामने रिपोर्ट है 25 लोगों ने ज्वाइन की कांग्रेस या बाकी अन्य दलों से बीजेपी, 23 के खिलाफ क्यों बंद हो गई कार्रवाई? प्रफुल्ल पटेल जब तक बीजेपी में नहीं जाते हैं तब तक उन्होंने एयर इंडिया का घोटाला किया, बीजेपी में जाते हैं सीबीआई केस क्लोज कर देती है। नहीं तो ये वही दोहरा सीबीआई मापदंड है। सुप्रिया जी, नहीं, नहीं वही कह रही हूं। मैं ये कह रही हूँ, ना, सुनिए, ना, अब मेरा सवाल भी सुनिए आप बात को घुमा रही नहीं, हैं। मैं बिल्कुल नहीं घुमा रही हूँ, जलेबी नहीं, बनाने मैं दूंगी सवाल आपको। पूछूंगी और मैं ये नहीं, कह रही हूँ, मैं आपसे आपको सुनिए, जलेबी नहीं सवाल बनाने तो सुनिए, दूंगी। सवाल मैंने तो सिंपल सुनिए। बात बोली। आपने मैंने कहा, क्या बोला? मैंने वो सीधा करप्ट है या हाँ। नहीं है इसका फैसला ना गरिमा सिंह करेंगी ना सुप्रिया श्रीनेत करेंगी। Absolutely fine। इसका फैसला एजेंसीज और हाँ। जांच करेगी। नहीं, लेकिन वो उन्हीं जांच बंद हो एजेंसियों जाती है। पर, उन्हीं जब वो एजेंसियों बीजेपी में पर, जाते सुनिए हैं तो ना। वो जांच बंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये आप दिक्कत सुनिए है। ना, सुप्रिया सुनिए, उन्हीं आप सबको ले लीजिए अपनी जिन पार्टी में। एजेंसियों पर गरिमा आपका जी, आरोप है, गरिमा सवाल जी, तो मेरी सुनिए। मेरी बात सुनिए। हाँ। आपने जितने लोगों को भ्रष्टाचारी कहा आप ले लीजिए अपनी पार्टी में, कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ठीक है, आपको कल तक भ्रष्टाचारी लगते थे, आज नहीं लगते हैं, आप ले लीजिए। उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों बंद कर देते हैं? उनके खिलाफ ईडी सीबीआई जांच क्यों बंद कर देते हैं? एब्सोल्युटली, मैंने ये कहा कि आपको लगता है कि सीबीआई करनी चाहिए जांच। पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर नाच रही, मैं मानूं ये? नाच रही है। हाँ। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स उनकी फ्रंटल बन चुकी है। Frontal इस organizations कैंपेन के स्टार प्रचारक अकेले मोदी जी नहीं है, ठीक है। ईडी, सीबीआई और इनकम और ये टैक्स है। विपक्ष कह रहा है, क्योंकि होता दिख रहा है, देश देख रहा है, होता आप दिख भी रहा है। देख रही हैं। हाँ, मैं भी देख रही हूँ, हाँ। आप भी देख रही हैं, मैंने मानी आपकी बात। उसी सीबीआई दो को आप- मुख्यमंत्रियों को देश में हाँ। आपने जेल में डाल दिया। लेकिन कोर्ट कह रहा है ना सुप्रिया जी, कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है, इलीगल बहुत नहीं अच्छी है। बात। इसी कोर्ट ने संजय सिंह को करीब 6-7 महीने जेल में रखा और अंततोगत्वा जिस दिन बेल का दिन आया तो उन्होंने कहा हम 2 बजे सुनवाई करेंगे। ईडी ने कहा कि नहीं, इसको मामले को एडजर्न कर दीजिए। उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप लाइए, नहीं तो हम 2 बजे फैसला सुनाएंगे। ईडी ने आके वापस 2 बजे क्या कहा? हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इनको रखने का, हम कोई भी साक्ष्य नहीं जुटा पाए हैं। ये सिर्फ संजय सिंह की बात नहीं है, ये 21 साल की लड़की, इनमें से बहुत सारे बच्चे लेकिन, 21 साल के हाँ। होंगे। एक लेकिन- लड़की दिशा रवि है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट थी, उसको पकड़ के जेल ये लोग ले आए, उसके ऊपर सेडिशन का आरोप लगा लेकिन दिया। सुप्रिया- मुंह की खानी पड़ी जब कोर्ट में दिल्ली पुलिस के पास कोई ठीक साक्ष्य नहीं है, आया। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी और ये सारे बच्चे जितने भी यहाँ बैठे हैं सब इस बात को विटनेस कर रहे हैं, मैंने मान लिया आपकी बात। सीबीआई पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर काम कर रही है, लेकिन 2013 में जब देश की सर्वोच्च अदालत सीबीआई को केस्ड पार्ट कहती थी, तब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तब तो आपकी सरकार थी। इसीलिए चली गई, इसीलिए इनकी भी जाएगी। दूसरों की गलतियों से सबक सीखना चाहिए। अगर हमने कुछ गलती की, अगर हमसे कुछ गलत हुआ, हमने उससे सबक सीख लिया है और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये उस गलती को 10 गुना दोहरा रहे हैं, इसलिए जनता इनको सबक तो सिखाएगी। बस छोटा सा एक और सवाल सुप्रिया, क्योंकि आपने गलती की, आप 10 साल के लिए खारिज हो गए, अब उनकी गलती के एग्जामिनेशन का वक्त है। कितनी सीटें आपकी? हमारी, मैं इंडिया ब्लॉक को अभी 300 सीटों पे देख रही हूं और हमारी निरंतर बढ़ रही है। बीजेपी का 2 हफ्ते पहले तक आकलन इंटरनल भी उनका 180 से 200 के बीच में था, अब 150 से 180 के बीच में चल जो रहा है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो खैर इंडिया ब्लॉक की 300 सीटें, ये सुप्रिया कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता ये दावा कर रही हैं। और अब क्योंकि आज पहले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा, 19 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होनी और अब अगले तकरीबन 2.5 महीने देश चुनाव में रहेगा। 4 जून को सबका 4 जून का इंतजार सबको, प्रधानमंत्री ने कहा 4 जून 400 पार। फिलहाल इजाजत दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।